Hello students, welcome to today's class or session of virtual class. As you know that in the last class we have read about the challenges of nation building where we have come across with three major challenges. Challenges तो बहुत सारे थे लेकिन तीन major challenges को हम लोग ने deal किया. जो पहला challenge था वो था unity in diversity, second challenge था to establish democracy और जो तीसरा challenge था वो था development. बच्चों पहला चैलेंज जो था वो हमने ऑलरेडी डील कर लिया और मैंने बताया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जो रेकमेंड किया था कि हम इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस में डिवाइड करेंगे वो सफल रहा और हम जो यूनिटी की बात कर रहे थे, जो यूनिटी एक्चुअली हम चाहते थे वो हमने पूरी तरह से प्राप्त कर लिया. दूसरा चैलेंज था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, कैसे हम डेमोक्रेसी को स्थापित कर पाए. तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप देखोगे कि आपके टेक्स्ट बुक में जो दूसरा चैप्टर है वो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, लेकिन जो आपके रिवाइज सिलेबस है उसमें से सेकेंड चैप्टर जो था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसको फिफ्थ चैप्टर दैट इज डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के साथ मर्ज कर दिया गया है. सो जो नया टेक्स्ट बुक आएगा आपके पास उसमें देयर विल बी नो मेंशन अबाउट एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. इंस्टेड यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट planning and development. Again, in the textbook, you will find the chapter named as Politics of Planned Development. So make it sure the politics of planned development, the politics of planned development is renamed as planning and development. ठीक है, तो जो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट है उसको चेंज करके क्या बना दिया गया, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. नाउ यू जस्ट लुक एट योर स्क्रीन. इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज इन द चैप्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यू विल फाइंड 4 contents. Changing nature of India's economic development, Planning Commission and 5-year plans, National Development Council that is NDC and नीति आयोग. ये 4 कंटेंट्स को आप उस चैप्टर में पढ़ोगे. अगेन आपको पता है कि कोविड पेंडेमिक के वजह से सिलेबस को कर्टेल कर दिया गया है. ओके, ऐसे में 30% ऑफ द सिलेबस इज बीन डिलीटेड और इसके आधार पर the first 2 parts that is changing nature of India's economic development and planning commission and 5-year plans delete कर दिया गया इस साल के लिए. So you are going to study only the last 2 parts of this content of this chapter, that is National Development Council and नीति आयोग. Is it okay? So पहला जो 2 कंटेंट है उसको डिलीट कर दिया गया है सिर्फ इस वर्ष के लिए, इस एकेडमिक सेशन के लिए, और जो बाकी जो 2 कंटेंट है उसके बारे में आप पढ़ोगे. लेकिन हम शुरुआत करेंगे प्लानिंग कमीशन से, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लानिंग कमीशन, 5-year प्लान क्या है, कैसे इस स्ट्रैटेजी को तैयार किया गया है, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड और यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग. इन ऑर्डर टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाज प्लानिंग कमीशन एंड व्हाट इज नीति आयोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट इन द वेरी like you have to understand the concept in this particular session. So as you know that India जब डेवलपमेंट की बात कर रहा था, जब इंडिया अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा था, या आज़ादी के समय की अगर हम बात करें तो भारत की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी. हम पूरी तरह से पॉवर्टी में घिरे हुए थे और उस समय डेवलपमेंट के बारे में स्ट्रैटेजीज तैयार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था. इसीलिए हम लोग ने डेवलपमेंट को एक मेजर चैलेंज के रूप में यहां पर इंट्रोड्यूस किया. At the time of independence, as I said, the world was divided into 2 blocks, one headed by America and another by USSR, and both these countries were actually developed. अगर हम उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे तो they were at the apex. US का डेवलपमेंट और USSR के डेवलपमेंट एक उस समय बहुत ज्यादा आगे था. So India has got 2 models of development. भारत के पास 2 मॉडल ऑफ डेवलपमेंट थे. एक था यूएस का जो कैपिटलिज्म मॉडल या कैपिटलिस्ट मॉडल और सोवियत मॉडल ऑफ द सोवियत यूनियन और द फॉर्मर यूएसएसआर.
Now, what is capitalism and what is socialism? Let us understand these two concepts first. When we talk about capitalism, capitalism is an economic and political system in which a country's trade and industry are controlled by private owners for profit rather than by the state. मैंने बताया कि कैपिटलिज्म या पूंजीवाद एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर स्टेट के कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहता है. The means of productions are in the hands of private owners और private owners profit making के बेसिस में काम करते हैं and they make profit. So capitalism में सरकार का जो रोल है वो restricted होता है और यहाँ पे private ownership अपना विकास के नियम खुद तैयार करते हैं. जो दूसरा सिस्टम है वो है सोशलिज्म followed by the former USSR. It's a system, or we can say it's a political and economic theory of social organization which advocates that means of production, distribution and exchange should be owned or regularized by the community as a whole. यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो स्टेट के कंट्रोल में होगा, स्टेट सबके वेलफेयर के लिए काम करेगा और स्टेट देखेगा कि जो वेलफेयर इनिशिएटिव ले रहा है वो सभी जाति सभी वर्ग के लिए एक समान हो. ठीक है, तो सोशलिज्म में स्टेट का कंट्रोल ज्यादा होता है और कैपिटलिज्म में स्टेट का कंट्रोल कम होता है. तो ऐसे में इंडिया के पास जो ये दो मॉडल्स है, इंडिया ने इसको अपना जरिया बनाया. इंडिया ने इन दोनों देशों के डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को देखा, पढ़ा और समझा और उन्होंने अपने लिए एक नया डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी तैयार किया. Now, what was the development strategy or we can say was followed by India? India has neither adopted the capitalist model or not the socialist model. इंडिया ने ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाया और ना ही पूरी तरह से सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया. इंडिया ने जो अपने लिए स्ट्रैटेजी तैयार किया वो था द स्ट्रैटेजी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. व्हाट इज दैट? द स्ट्रैटेजी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. भारत ने कैपिटलिस्ट मॉडल के कुछ बेहतर फीचर्स को अपनाया. भारत ने सोवियत के मॉडल को देखते हुए वहां के सोशलिस्ट मॉडल से कुछ बढ़िया फीचर्स को अपनाया और ऐसे में भारत ने अपने लिए एक नया प्रारूप तैयार किया जिसको हम कहते हैं मिश्रित इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी. नाउ व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? एन इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइनिंग बोथ प्राइवेट एंड स्टेट एंटरप्राइज. एक ऐसा सिस्टम जहां पे दोनों प्राइवेट और स्टेट एंटरप्राइज मिलकर काम करते हैं. इसका सीधा मतलब यही निकलता है बच्चों, जहां पर स्टेट को लगता है कि उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, जहां पर उनको लगता है कि उनको रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना चाहिए, जहां पर उनको लगता है कि बैरियर्स होने चाहिए, स्टेट बैरियर्स लाता है. और जहां पे उनको लगता है कि यहाँ पे हमारे रेस्ट्रिक्शंस या हमारे इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है, उन एरियाज को फ्री कर दिया जाता है. तो यहाँ पर दोनों तरह के लोग, चाहे वो रिच और पुअर, उनको बराबर से यह मौका दिया जाता है कि वो अपने लिए अपना खुद का डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी तैयार करे और अपने विकास के साथ साथ देश के विकास में भी अपना योगदान दे. सो मिक्स इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, देयर इज अ डेफिनेशन गिवन. मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के पहलुओं को जोड़ती है. एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली निजी संपत्ति की रक्षा करती है और पूंजी के उपयोग में आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर की अनुमति देती है, लेकिन सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का भी अनुमति दिया जाता है. तो यहां पर सरकार जब चाहे वो वहां पे इंटरफेयर कर सकता है, उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और सरकार ये सुनिश्चित करता है कि विकास का जो कार्यक्रम सरकार ने तय किया है या विकास की जो रणनीति सरकार ने अपनाई है उसे सभी लोगों को बराबर से फायदा मिल सके. तो दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी बीइंग अडॉप्टेड बाय इंडिया. इंडिया बीइंग ए कंट्री who was at the very initial period of development have adopted the policy of mixed economy, and by adopting the policy of mixed economy, India has made its developmental goals. The next part, again when we are talking about development,
it's very important that we should have a concrete idea about how to develop. अगर मैं बोलूं डेवलपमेंट और आपको मैंने दिशा निर्देश ही नहीं दिया, if I do not give you any guideline whether it is possible. Suppose I am inviting you to my home. मैंने आपको अपने घर में आमंत्रित किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया आपको. I just told that I live somewhere here. मैंने एड्रेस दे दिया अबडीन बाजार का. Now अबडीन बाजार is not a very small place as you know. मैंने आपको अगर किसी तरह का गाइडलाइन नहीं दिया कि आपको मेरे घर में कैसे पहुंचना है, और इफ आई डू नॉट गिव यू एनी लैंडमार्क, तो आप तो भटकते ही रहोगे. आप पहुंचोगे, ऑफ कोर्स आप पहुंचोगे, लेकिन इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने आपको बार बार कह रही हूं, मैंने आपको कोई दिशा निर्देश नहीं दिया. सो जब हम डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे इन द वेरी इनिशियल पीरियड, हम देख रहे थे कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट लाने की या करने की, लेकिन हम जो टारगेट तय कर रहे हैं या हम जो गोल बना रहे हैं, हम उस पर पहुंच नहीं रहे हैं. कारण क्या है? वी डू नॉट हैव अ कॉन्क्रीट प्लान कि हमको करना क्या है, किस एरिया में हमको कॉन्सेंट्रेट करना है, कौन सी एरिया में हमको ज्यादा पूंजी लगाना है, किस एरिया को हमको डेवलप करना है. तो ऐसे हम लोग ने कोई स्ट्रैटेजी या प्लान तैयार नहीं किया. तो पता चल गया था कि यहां पे हम लैक कर रहे हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ कमीशन और टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल लुक इनटू द प्लान फॉर टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. बच्चों, जब भी मैं यहां पे वर्ड डेवलपमेंट यूज कर रही हूं, मेक इट श्योर आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो अगर एक देश अपनाता है या किसी देश की अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल होती है, तो बाकी जितने भी डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या बाकी कोई भी अगर डेवलपमेंट हो, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ बनता रहेगा या चलता रहेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री फर्स्ट. नाउ in the year 1951, we can say that in the year 1951, government has come with the proposal of making a planning commission. So what is planning commission? Now let us deal about the meaning of planning commission. From the name itself you can find out Planning Commission is a commission that was formed to make plans for our country to access economic development. या Planning Commission कह सकते हैं. It's an institution in the government of India which was formulated India's 5-year plans. And I should tell you that in the year 2014, when Mr. Narendra Modi became the Prime Minister of India, in his speech on the Independence Day celebration, he announced the intention to dissolve the Planning Commission. उन्होंने कहा कि ये जो Planning Commission है इसको dissolve कर दिया जाए, और उसके बदले में उन्होंने जो आयोग की बात की वो थी नीति आयोग. उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ प्लानिंग कमीशन वी विल हैव अ नीति आयोग, एंड नीति आयोग विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन गेव स्ट्रेस टू 5-year प्लान्स, एंड जो नीति आयोग था इट वाज अ कमीशन, और वी कैन से इट इज एन आयोग which stressed on action plan for 3 years. So this is what was Planning Commission and नीति आयोग. इसके बारे में आप दूसरे भाग में पढ़ोगे कि क्या इसके बीच का डिफरेंस है और कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया गया. तो इसके बारे में आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ोगे या पार्ट 2 में पढ़ोगे. Now when we are dealing about the Planning Commission ने जो स्ट्रैटेजी तैयार किया डेवलपमेंट का, उसे कहते हैं 5-year plan strategy. What is a strategy? 5-year plan strategy. Now what is 5-year plan? 5-year plan मतलब 5 वर्षों के लिए योजना तैयार करना. Okay. Now this 5-year plan strategy again was adopted by India from USSR. भारत ने जब अपना संविधान तैयार किया, आपको पता होगा शायद 11th में आपने पढ़ा कि जब भारत ने अपना संविधान तैयार किया तो उससे पहले भारत ने विश्व के कई देशों के संविधान को पढ़ा, और उन देशों के संविधान के बेस्ट जो फीचर्स भारत को लगा कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है या इससे हमारा विकास हो सकता है, भारत ने उन फीचर्स को उन देशों के संविधान से
अडॉप्ट किया और हमारे लिए एक नया संविधान तैयार किया। तो ऐसे में जो 5 ईयर प्लान की जो स्ट्रैटेजी है वो भारत ने कहां से अडॉप्ट किया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। और कहते हैं कि यूएसएसआर में 1928 में स्टालिन ने ये 5 ईयर प्लान के स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस किया। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द सिस्टम ऑफ 5 year plan for development in our country. Is it okay? So, when we are talking about the planning commission and when we are talking about the planning commission, as I said, planning commission was set up in 1950 and the main objective of the planning commission was to exploit the resources efficiently. आपको मालूम है कि भारत में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे और यही कारण था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स अट्रैक्ट हुए थे भारत की तरफ, है ना। बाद में उन्होंने आके अपना कब्जा यहाँ पे जमा लिया। तो भारत के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनको किस तरह से यूटिलाइज करना, या कह सकते हैं कि हमारा जो टेक्नोलॉजी था वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं था जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके या उसे सही मायने में काम में ला सके। सो हमारा जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, उनका जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो था एफिशिएंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। जितने भी हमारे देश में रिसोर्सेज होंगे उनको सही तरीके से एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लॉइट करने का मतलब है सही तरीके से उसको यूज करना जिससे कि हमको मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो सके। दूसरा था इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना। कैसे, क्या स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे, कौन से प्लान को अपनाएंगे या कौन सा नया तरीका इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके बारे में उन्होंने बाद में डिस्कस किया। लेकिन उन्होंने पहले जो गोल्स तैयार किए, ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए, उसमें जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो था इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। और तीसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो था ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ कम्युनिटी। सभी लोगों को रोजगार का बराबर अवसर मिलना चाहिए। द प्लानिंग कमीशन स्ट्रेस ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एवरी पर्सन लिविंग इन द कंट्री। इज इट ओके? सो दीज वर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन। नाउ As I said, planning commission and planning commission जो सेटअप हुआ था 1950, इसके जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। Why? Because he was the then Prime Minister of our country. So planning commission का जो भी चेयरमैन होगा वो होगा देश का प्राइम मिनिस्टर। So whoever is the prime minister of the country will be the ex officio chairman of the planning commission. So इस तरह से प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया और जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान तैयार किया गया। So now let us look into the structure of planning commission. What we are going to look into? The structure of planning commission. इसकी संरचना। प्लीज सी दिस स्लाइड, आपको क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग कमीशन। The chairman of the planning commission is the Honorable Prime Minister of India. It will consist of a vice chairman or we can say deputy chairman. उसके बाद होंगे member secretary, the secretary of planning division, और इसमें कुछ members होंगे, कुछ full time members होंगे 4 to 7 जिनकी संख्या बताई जा रही है, जिसमें होंगे member programming division, member general economic division, member socio-economic infrastructure division, member agriculture, water resource and rural institution division, member industries and energy division and member physical infrastructure division. So top में होंगे हमारे chairperson, मैंने बताया Honorable Prime Minister of India will be the chairperson. It will also have deputy chairman और vice chairman. जैसे प्राइम मिनिस्टर की जो भूमिका होगी वो होगा ही विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कमीशन। जब एक कमीशन की मीटिंग बुलाई जाएगी उसको चेयर करेंगे, उसको संबोधित करेंगे भारत के प्रधानमंत्री।
जो डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन होंगे उनका काम होगा एक ड्राफ्ट तैयार करना, 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करना और उसे सेंट्रल कैबिनेट में सबमिट करना। साथ ही साथ उनका काम यह भी है कि वो जो भी पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे इस कमीशन में उनको वो अपॉइंट करेंगे और जितने भी मेंबर अदर मेंबर्स होंगे चाहे वो 4 हो या 7 हो, वो जो मेंबर्स होंगे दे विल बी द एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। लाइक कोई बेस्ट इकोनॉमिस्ट हो सकता है, कोई इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हो सकता है, किसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा शुमार हासिल हो सकता है और या अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। तो ये जितने भी फुल टाइम मेंबर्स होंगे दे विल बी द एक्सपर्ट्स ऑफ देयर ओन फील्ड्स एंड ऑफ कोर्स दे विल बी ऑफ द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। जितने भी स्टेट मिनिस्टर होंगे उन्हें मेंबर बनने का मौका दिया जाता है। सो दिस इज हाउ द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप विद ऑल दीज मेंबर्स एज द मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन इन्हीं के देखरेख में अपना पूरा प्रारूप तैयार किया करता है। ना जब मैंने स्ट्रक्चर की बात की मैंने बताया कि इनका जो इंडिविजुअल इनका क्या क्या रोल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पढ़ेंगे तो प्लानिंग कमीशन के बहुत सारे फंक्शंस है। कुछ फंक्शंस को ऑलरेडी मैंने बताया कि उनका जो फंक्शन है वो था हमारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करना, सभी वर्ग के लोगों के बारे में सोचना, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करने की कोशिश करना या रिसोर्सेज को इस तरह से एक्सप्लॉइट करना कि वो हम जुडिशियली उसको यूज करें ताकि इससे कोई हमको नुकसान ना पहुंचे। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू लुक इनटू द अदर फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन, आप देखोगे कि देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करना। दैट मीन्स to formulate a plan for the most effective and balanced utilization of country's resources। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि रिसोर्सेज, देश की रिसोर्सेज को सही तरीके से या बैलेंस तरीके से इसका इस्तेमाल करना ताकि इसका पूरा फायदा हम ले सके। सेकंड जो है वो है उन कारकों को इंगित करना जो आर्थिक विकास को मंद करते हैं और उन परिस्थितियों का निर्धारण करते हैं जिन्हें योजना की सफलता के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। To indicate the factors that retard the economic development and to determine conditions which should be established for the success of the plan। हमें वो सारे फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। तो you have to find out the factors that retard the economic development of our country। मतलब वो सारे कारण जो हमारे डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। तो ऐसे कारकों को पहले फाइंड आउट करना और उसका निपटारा करना ताकि आने वाले समय में हम ऐसे बाधाओं से अपने आप को बचा सके और देश की प्रगति में चलते हुए हमें किसी तरह का नुकसान ना झेलना पड़े। जो तीसरा है वो है योजना की प्रगति और समय समय पर नीति और उपायों के आवश्यक समायोजन की सिफारिश करना। To appraise from time to time the progress of the plan and to recommend the necessary adjustments of policy and measures। 5 साल के लिए योजना बना रहे हो, ऐसे नहीं कि आपने बना दिया और उसको कहीं पे रख दिया, we will just wait for it to complete। नहीं, जब आप किसी प्लान को बनाते हो तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप समय समय पर उसकी जांच करें कि हमने जो टारगेट रखा है इस प्लान के लिए क्या हम उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं या नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो प्लान बना लिया है वो इतना अच्छा होगा कि वो कंप्लीट अपने पूरे कंप्लीशन पीरियड में वो आपको बेटर रिजल्ट या बेस्ट रिजल्ट देगा। इट्स नॉट नेसेसरी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रॉम टाइम टू टाइम यू शुड लुक इनटू द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग दोस प्लान्स। आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो प्लान्स हमने बनाया वो सही मायने में काम कर रहा है, जो हमने गोल तैयार किया है क्या हम इस गोल को पूरी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। सो समय समय पर उन प्लान्स पर निगरानी रखना बहुत जरूरी हो जाता है और ये कार्य कौन करता है? अगेन द प्लानिंग कमीशन। और जो चौथा पॉइंट है बेटा वो है योजना के सफल क्रियान्वयन को सुरक्षित करने के लिए मशीनरी की प्रकृति का निर्धारण करना। इसका मतलब है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द मशीनरी टू सिक्योर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। अब हर प्लान को करने का तरीका अलग होगा,
हम कौन सी मशीनरी अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं, इस पर भी हमको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हर एक चीज के लिए हमको अलग अलग तरीकों को अपनाना पड़ेगा। तो क्या तरीका हम लोग ने अपनाया, क्या वो तरीका सही मायने में काम कर रहा है या नहीं, या उसमें कोई त्रुटि है, क्या हमको इसको बदलना है, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस पर भी आपको समय समय पर निगरानी करनी होगी। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है या प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमको तुरंत उसका निपटारा करना चाहिए। सो ये सारे जितने भी फंक्शंस है, दीज फंक्शंस आर लुक्ड आफ्टर बाय द प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन का जो मेन एम है वो है देश के लिए 5 ईयर प्लान स्ट्रैटेजी तैयार करना और उन प्लान्स को समय समय पर उस पर विचार करना, उस पर निगरानी रखना, या ये फाइंड आउट करना कि क्या हमारा जो प्लान है वो सही मायने में हमारे गोल्स को अचीव कर रहा है या नहीं। So this is all about planning commission, the structure and the functions. Now, as I said, planning commission's first proposal was to make 5-year plan for the country. 5-year plan, पंचवर्षीय योजना। सीधा सीधा इसका मतलब ये निकलता है कि वी हैव टू मेक 5-year plan, a plan for 5 years. So ये जो 5-year plan की स्ट्रैटेजी थी, इसे इंट्रोड्यूस किया गया 1951 में, और इसको जो इंप्लीमेंट किया, मैंने बताया कि 1928 में जोसेफ स्टालिन ने सोवियत यूनियन में इसको इंट्रोड्यूस किया, और भारत ने जब अपने डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की बात की तो भारत ने यूएसएसआर से इस स्ट्रैटेजी को अपनाया और भारत ने अपने विकास के लिए एक नया योजना तैयार किया। लेकिन अगेन एनडीए जो गवर्नमेंट था जो बना 2014 में, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नया आयोग बनाया जिसका नाम था नीति आयोग। और नीति आयोग जो था वो प्लानिंग कमीशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लानिंग कमीशन वाज मेकिंग 5-year प्लान, बट नीति आयोग वाज मेकिंग अ 3-year एक्शन प्लान फॉर डेवलपमेंट इन द कंट्री। So in the next class we will study about the 5-year plans. आपको बता दूं यहीं पर कि we had 12 5-year plans 1951 से 2017 तक भारत ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार किया। क्या था वो पंचवर्षीय योजना, किस एरिया पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया, किस एरिया के विकास के बारे में उन्होंने प्रयास किया, इसके बारे में आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ोगे। तो बच्चों अगेन मैं बता रही हूं कि चैप्टर से आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट इज जस्ट रीनेम्ड एज प्लानिंग डेवलपमेंट एंड इट कंटेन्स बेसिकली द सेम थिंग दैट इज देयर इन द बुक विच यू हैव, अपार्ट फ्रॉम सम न्यू कंटेंट्स बीइंग एडेड सच एज नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो आई होप कि आप अपने लर्निंग को जारी रखेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने भविष्य की ओर ज्यादा ध्यान देंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।